Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and we are here to discuss a subject which is interpretation of a statute. This subject is given in the syllabus of LLB Honors 8th semester. So today we will discuss a new topic which is given in the Unit 1 of your syllabus. Unit 1 में ये last topic है आपका. The topic name is Judicial Process and Social Ordering through it. इसमें हम जुडिशियल प्रोसेस को समझेंगे और ये सोशल ऑर्डरिंग में कैसे हेल्पफुल होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन एंड डिफरेंट जजमेंट. ठीक है. इसके अलावा इसमें इस टॉपिक को आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आज यूनिट 1 हम इसको आज यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ इसको आप स्टडी करने की और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए. जुडिशियल प्रोसेस होता क्या है, अगर इसको समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द जुडिशियल प्रोसेस, तो आप इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए तो जुडिशियल प्रोसेस आप कह सकते हैं कि एडजुडिकेशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस जो होता है कोर्ट में, उसमें जो भी जज करता है उसे जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो जो भी आप कह सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग डन बाय द जज इन द प्रोसेस एवरीथिंग डन बाय द जज इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोसेस. जो भी जस्टिस को अटेन करने में एक जज के द्वारा किया जाता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर की यहाँ पर बात हो रही है, उसे जुडिशियल प्रोसेस किया जाता है. ठीक है. और ये कहाँ तक सीमित होता है? स्टडी ऑफ टू ऑफ द लॉ, कि मतलब लॉ को कैसा होना चाहिए, इस पे बेसिकली इस पर फोकस किया जाता है. ठीक है. तो जुडिशियल अगर प्रोसेस को हम और लेंदी वर्जन पे समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट फीस, एडवोकेट फीस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है. हाउ अपील इज़ मेड. उसके अलावा जो भी जितने भी टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जितने भी टाइप्स ऑफ कोर्ट है, जो भी स्टेप्स हैं, वो सारे जुडिशियल प्रोसेस में आते हैं. ठीक है. तो जो भी पूरा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन तो नहीं आएगा इसमें प्रॉपरली, बट जैसे लोक अदालत का हो गया सिस्टम. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जुडिशियल प्रोसेस में काउंट होंगी. ठीक. और इसको हम जुडिशियल प्रोसेस में ही पढ़ेंगे. हम यहाँ पर टेक्निकल वर्जन पर नहीं जाते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर पढ़ते हैं. ठीक है. बेसिकली वी प्रिज्यूम दैट यू नो ऑल अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर. ठीक है. जनरली और उनको मुझे लगता है कि डिस्कस करना है, उनको जब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, बट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द सोशल ऑर्डरिंग थ्रू इट, कि जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू सोशल ऑर्डरिंग कैसे होती है. देखिए, जुडिशियल प्रोसेस में तो सारे स्टेप्स जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं वो होते हैं. ठीक है. लेकिन इसके थ्रू सोशल ऑर्डरिंग का मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू सोशल ऑर्डरिंग होती कैसे? सोशल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक है और उसे लॉ के थ्रू नहीं ठीक किया जा सकता. ठीक है. तो वहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर करता है जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू. तो वहाँ पर कोर्ट किस तरीके से उस डिफेक्ट को क्योर करता है, या कैसे एक कोर्ट उस सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है, हमें इस चीज़ पर देखना है जुडिशियल प्रोसेस में. ठीक है. या सोशल ऑर्डरिंग में कैसे कोर्ट एक सोसाइटी को ऑर्डर पे लाता है, एक सोसाइटी एक प्रॉपर ऑर्डर में आती है, यही कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू, या कैसे जो डिफेक्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर वो कोर्ट्स के थ्रू ख़त्म होते हैं, ये हमें देखना है सोशल ऑर्डरिंग में. ठीक है. तो इसे बेसिकली अगर हम कहें कि लॉ, या फिर हम कह सकते हैं कि जुडिशरी कैसे हेल्प करती है सोशल ऑर्डरिंग में, या जो जुडिशियल प्रोसेस है कैसे यूज़फुल होता है सोशल ऑर्डरिंग के लिए, वी हैव टू सी इट. ठीक है. अब सोशल ऑर्डरिंग में इसको हम एक जस्टिस पी.एन. भगवती के एक स्टेटमेंट के थ्रू समझ सकते हैं. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि द जज मिक्सेस लाइफ ब्लड इनटू द ड्राई स्केलेटन गिव बाय द लेजिस्लेचर. ठीक. मतलब कि जो लेजिस्लेचर्स, जो भी पार्लियामेंट या विधानसभा में कानून बनता है, ठीक है, वो कानून हमें सिर्फ एक स्केलेटन देता है लॉ की. अब उसमें क्या करता है कोर्ट का, क्या काम होता है? बेसिकली कोर्ट उसमें लाइफ और ब्लड को मिक्स करता है.
ठीक है, यहाँ पर ये बात जस्टिस पी.एन. भगवती कहते हैं। और क्या कहते हैं, एंड मेक्स अ लिविंग बीइंग फिटिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री टू एड्रेस द इशू ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब कि ये एक बहुत ही फाइन स्टेटमेंट था जस्टिस पी.एन. भगवती का, और उन्होंने बोला था कि बेसिकली जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन बनाता है, लेजिस्लेचर्स जो बनाते हैं, वो सिर्फ एक लॉ का एक स्केलेटन देते हैं, और उस स्केलेटन में ब्लड और जो लाइफ है वो मिक्स की जाती है, किसके थ्रू, जजेस के थ्रू, और वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये काम करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो लॉ है वो एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है, ताकि जो भी जनरल पब्लिक है उसके इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो लॉ मेकिंग होती है वो क्यों होती है। लॉ मेकिंग बेसिकली सोसाइटी के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए और सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए ही लॉ मेकिंग की जाती है, और उसमें जुडिशियल प्रोसेस की कितनी इम्पोर्टेंस है ये पी.एन. भगवती ने अपनी स्टेटमेंट के थ्रू बताया है कि जो लॉ मेकिंग का मेन पर्पस होता है वो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही फुलफिल हो सकता है। ठीक, अगर हम इसमें देखें कि जो हमारा प्रोसेस है जस्टिस को अटेन करने का कोर्ट्स के थ्रू, तो कोर्ट्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग के दो सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं इनक्विजिटोरियल सिस्टम, और एक होता है एडवर्सियल सिस्टम या एक्विजिटोरियल सिस्टम। हमारे देश में एडवर्सियल सिस्टम अप्लाई होता है, जबकि कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, ठीक है, इनमें इनक्विजिटोरियल सिस्टम यूज़ होता है। अब यहाँ पर अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इन एक्विजिटोरियल या एडवर्सियल सिस्टम क्या है। ठीक है, देखिए, इनक्विजिटोरियल सिस्टम जो एक्विजिटोरियल या एडवर्सियल सिस्टम है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इसमें बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है एग्जामिनेशन एविडेंसेस के, यानी कि एविडेंसेस के प्रेजेंटेशन कोर्ट में और एग्जामिनेशन होता है, तब डिसीजन मेकिंग होती है कोर्ट के थ्रू। ये तो आपने भी ट्रायल प्रोसीजर में सीआरपीसी में या एससीपीसी में पढ़ा होगा, जो भी केसेस के प्रोसीजर फॉलो होते हैं, उसमें साफ साफ आप देखेंगे यहाँ पर होता है कि पहले प्रेजेंटेशन और एग्जामिनेशन होता है एविडेंसेस का, फिर कोर्ट डिसाइड करता है केस को। ठीक है, एक्यूरेट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है थ्रू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड के एक्ट के अंडर। आईपीसी भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, एडवर्सियल प्रोसीजर में इंडिया इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करती है। ठीक, अब आते हैं इनक्विजिटोरियल सिस्टम में। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रायल जज होता है वो खुद इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को और क्वेश्चंस रेज करता है। आप इसको इस तरीके से समझिए, एक सिंपल लैंग्वेज की तरह समझिए कि जो एडवर्सियल सिस्टम होता है उसमें, जैसे आप क्रिकेट का गेम देखते हैं तो क्रिकेट में अंपायर की तरह काम करता है एक जज। एडवर्सियल सिस्टम में जो एडवर्सियल सिस्टम होता है वहाँ पर जज एक अंपायर की तरह काम करता है। वो दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस को देखता है और उन एविडेंसेस के थ्रू उसको डिसीज़न देना होता है। यहाँ पर देखिए कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो बेसिकली एक न्यूट्रल पोजीशन पर होता है यहाँ पर जज, और न्यूट्रल पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, जब उसके सामने सारे विटनेसेस के एविडेंसेस आ जाते हैं, दोनों पार्टीज़ के एविडेंसेस का प्रेजेंटेशन हो जाता है, फिर वो डिसाइड करता है मैटर को। लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, इनक्विजिटोरियल सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जज का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जज इनक्विजिटोरियल का मतलब यहाँ इंक्वायरी से है, जज खुद इंक्वायरी करता है, खुद इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद उसको अपने तरीके से समझता है और फिर कोर्ट का फिर जो है वो डिसीज़न देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। अब हम आते हैं जुडिशियल प्रोसेस में, जो सोशल ऑर्डरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जुडिशियल प्रोसेस को समझने की कोशिश की। जुडिशियल प्रोसेस में क्या क्या आता है, जुडिशियल जो भी एडजुडिकेटरी सिस्टम होता है, एडजुडिकेटरी सिस्टम के अंदर जो सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो जुडिशियल प्रोसेस में आता है। ये जो सिस्टम है हमारा जुडिशियल प्रोसेस का, ये कैसा है, जुडिशरी का सिस्टम एडवर्सियल सिस्टम है। हमने पढ़ा एडवर्सियल सिस्टम क्या होता है, और जो इनक्विजिटोरियल सिस्टम होता है वो क्या होता है, दोनों की डिफरेंस को अभी तक हमने समझा। ठीक है, अब आते हैं कि ये सोशल ऑर्डरिंग में कैसे हेल्प करता है। ठीक, देखिए हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जहाँ पर कोर्ट को खुद सामने आना पड़ा है। ठीक है, कोर्ट
को खुद एक्टिव होना पड़ा है और कोर्ट को अपने रोल को मॉडिफाई करना पड़ा है ताकि सोसाइटी के उन डिफेक्ट्स को दूर किया जा सके और एक प्रॉपर लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक, अगर यहाँ पर हम समझें तो हमने जुडिशियल एक्टिविज़म देखा है। जुडिशियल एक्टिविज़म को अगर हम समझें तो देखिए, जैसे आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है हमारी सोसाइटी में अगर, तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोर्ट उनको देखकर आँख मूंद कर नहीं बैठ सकता, इसलिए कोर्ट ने थ्रू द फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म, ठीक है, अगर आप देखें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशियल एक्टिव होना उतना ही ज़रूरी है और इस तरह के रोल को लेकर कोर्ट ने कई सारे डिफेक्ट्स को दूर किया है। ठीक, अगर हम जुडिशियल एक्टिविज़म की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे पीआईएल हो गया, ठीक है, तो ये सब जुडिशियल एक्टिविज़म का ही आउटकम है। ठीक है, जैसे हम ए के गोपालन का केस लेते हैं, अभी हम पीआईएल पे नहीं जाते हैं, पहले हम इसको नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू बात करते हैं। अगर इसमें तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस अगर हम देखें या फिर यहाँ लेकर हम जो भी जस्टिस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तक के केसेस को देखें तो यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज़म को हम पूरे तरीके से पाते हैं कि यहाँ पर जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कहीं ना कहीं से चीज़ों को सुधारने में, डिफेक्ट्स को क्योर करने में, जो भी हमारे लॉज में डिफेक्ट्स हैं या जो भी हमारी सोसाइटी के विड्रॉल्स हैं उनको ठीक करने में कोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, आप ए के गोपालन के केस को देख सकते हैं, आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस था, उस पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हुई थी। ठीक है, वहाँ पर जो भी डिसीज़न दिया कोर्ट ने उसको लार्ज स्केल पर करेक्ट किया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, जहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इंक्लूड किया गया। ठीक है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू जो है नेचुरल जस्टिस को इंक्लूड किया गया और इससे हमें अगर जब नेचुरल जस्टिस इंक्लूड हुआ इसमें तो कहीं ना कहीं से इसमें एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास एक आप कह सकते हैं उसके वेलफेयर के लिए कई सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, जब इसमें नेचुरल जस्टिस इंक्लूड हो गया तो इसलिए जब आप कभी भी ए के गोपालन और मेनका गांधी वाले केस को साथ में रीड आउट करते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें आई। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जब भी हम स्टडी करते हैं तो वहाँ हमें ये मिलता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड करने से जो नेचुरल जस्टिस की चीज़ें इन्वॉल्व हुई उसमें, उससे कहीं ना कहीं से काफ़ी चेंज आए। तो और उन चेंजेस की वजह से केसेस फाइल हुए और केसेस जो फाइल हुए उनसे हमारी सोसाइटी में बेहतरी आई। उसी तरह जैसे आप कह सकते हैं कि एक लॉ का डिटर्मिनेशन भी हुआ। जस्टिस कानिया ने ये बात बोली भी थी कि ए के गोपालन के केस में कि बाय अडॉप्टिंग द फ्रेज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द लेजिस्लेचर द फाइनल वर्ड टू डिटरमाइन द लॉ को डिटरमाइन किया, लेकिन उसको और लार्जली एक्सपेंड किया किसमें, मेनका गांधी वाले केस में। इसके अलावा अगर हम देखें पोस्ट मेनका गांधी केस से रिलेटेड तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड थे। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस रहे जिसमें कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और इंटरफेरेंस के थ्रू एक ट्रू इंटरप्रिटेशन की लेजिस्लेशन की और उस ट्रू इंटरप्रिटेशन से कोर्ट ने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला जो सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ और जिससे सोशल ऑर्डरिंग की डायरेक्शन में हम गए। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम देखें जुडिशियल रिव्यू को अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर तो जुडिशियल रिव्यू में क्या हुआ था कि ये कैसे डिफरेंस है दोनों चीज़ों से, कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये एक ऐसी पावर कोर्ट ऑफ लॉ में वेस्ट की गई है जो बेसिकली लेजिस्लेशन को इनवैलिडेट करती है पार्लियामेंट के। यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको सही ठहरा सकती है या इनवैलिडेट कर सकती है। ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो फिर कोर्ट उस लेजिस्लेशन को इनवैलिडेट कर दी, और अगर फंडामेंटल राइट्स उससे कोई वायलेट नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर का, तो फिर वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली आर्टिकल 13 में इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि ये पावर देता है कि कोर्ट जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लेजिस्लेशन को चेक कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि केशवानंदा भारती के बाद जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा इसमें
और भी चेंजेस कई आए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें शुरू ऑर्डरिंग की, हम जब बात करते हैं लॉज को कितना अफेक्ट किया जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू किया गया, या लॉज को किन लॉज में सुधार कैसे किया गया, लूप होल्स को कैसे करेक्ट किया गया। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हम इसमें एक आर्टिकल 12 पाते हैं जिसमें स्टेट डिफाइंड है। आर्टिकल 12 में हम देखते हैं एक वाइड इंटरप्रिटेशन करी स्टेट की जुडिशरी ने, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो अदर अथॉरिटीज़ इशू आया था और अदर अथॉरिटीज़ की जब इंटरप्रिटेशन करी कोर्ट ने, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया कोर्ट अपने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू। एक पूरी नंबर ऑफ सीरीज़ आई जजमेंट्स की, और जो भी जजमेंट्स दिए उसमें द डेफिनेशन ऑफ स्टेट वाज ह्यूजली एनालाइज्ड, एंड इसका जो पूरा जो आप कह सकते हैं इसका जो स्कोप था वो बहुत ही लार्ज कर दिया गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक आप कह सकते हैं लीडिंग जजमेंट था दैट वाज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने बताया कि अगर हमें इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट को देखना है कि कैसे ये डिसाइड होगी, तो हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, कि हम कुछ चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि कैसे हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोर्ट ने कहा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी क्या रिलेवेंट फैक्टर होगा कि इंटायर शेयर कैपिटल है गवर्नमेंट ने हेल्ड की है कि नहीं की है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है उस इंस्टीट्यूशन को या नहीं, जो जिसे बेसिकली चैलेंज किया गया है एज अ स्टेट। या फिर ये भी हम देखेंगे कि क्या वो बॉडी, जो भी इंस्टीट्यूशन जिस पर चैलेंज हुआ है, क्या वो मोनोपोली स्टेटस रखती है या प्रोटेक्टेड बाय स्टेट है या नहीं, या फिर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है या नहीं उसमें स्टेट का। और अगर या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या उसको गवर्नमेंट उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है जनरली, और अगर ये सारी चीज़ें हैं कहीं पर तो इसका मतलब उसे स्टेट माना जाएगा। देखिए, इससे पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी, ठीक है। अजय हासिया के केस से पहले, अजय हासिया के केस के बाद ये चीज़ बेसिकली डिसाइड हुई कि स्टेट में अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है। तो आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू एक मैसिव चेंज लाया गया पूरे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस में, और काफ़ी कुछ चेंजेस आए। जो इंस्टीट्यूशन खुद को प्राइवेट मानते थे वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ गए, उनकी ड्यूटीज़ बदल गई, ठीक है। लोगों के राइट्स बदल गए, उन फंडामेंटल राइट्स के वायलेट करने की कंडीशन में केसेस की डायरेक्शंस बदल गई। तो आप ये कह सकते हैं इससे एक मैसिव चेंज आया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन स्टेट होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन अदर अथॉरिटी में आएगा या नहीं आएगा। और इतना चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं से लोगों तक की पोजीशन, स्टेटस तक चेंज हो गया, जो उस इंस्टीट्यूशन में काम करते थे या जो उस इंस्टीट्यूशन से अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि तो इसलिए जुडिशियल प्रोसेस ने बहुत कुछ सोसाइटी को अफेक्ट किया अपने डिसीजंस के थ्रू। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये भी पाते हैं कि एक रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का जो केस आया था, उसमें जुडिशरी ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था और उसे अंडर आर्टिकल 137 में डाला कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। उस क्यूरेटिव पावर के थ्रू पता नहीं कितने लोगों को आज तक जस्टिस मिला है, ठीक है। एक लोगों को जो जस्टिस मिलने की वजह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगों का जुडिशरी के प्रति। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू आया, PIL के थ्रू आया। इसमें क्या हुआ है कि जो एक आप कह सकते हैं कि एक PIL के आने से, PIL का मतलब यहाँ पर यह है कि एक आप कहते हैं एक रूल होता है ना लोकस स्टैंडाई का, लोकस स्टैंडाई के रूल को रिलैक्स किया गया PIL में। लोकस स्टैंडाई के रूल को कैसे रिलैक्स किया गया? लोकस स्टैंडाई रूल कहता है कि जो भी पार्टी अफेक्टेड पार्टी या एग्रीव्ड पार्टी है, केवल वही केस फाइल कर सकती है किसी भी उसमें। इसमें क्या हुआ PIL में, इसमें ये कहा गया कोर्ट के थ्रू कि केवल अफेक्टेड पार्टी नहीं केस फाइल कर सकती, इंटरेस्टेड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो पार्टी इंटरेस्टेड है किसी केस में वो भी केस फाइल कर सकती है, सिर्फ अफेक्टेड या एग्रीव्ड पार्टी ही नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने जो भी
पार्टीज़ थी या जो भी आप कह सकते हैं लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल था उसको रिलैक्स किया, ठीक है। और इसको रिलैक्स करने की वजह से एक बहुत मेजर चेंज आया हमारे देश की व्यवस्था में। जुडिशरी ने ये एक ऐसा काम किया जिससे कि कोर्ट ने सिस्टम को बदलने में, आप कह सकते हैं कोर्ट ने जो भी प्रॉब्लम्स थी इस देश में उनको चेंज करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। अगर आप इन्वायरमेंटल लॉ को देखेंगे, अगर आप जो केसेस देखेंगे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, तो मैक्सिमम केसेस वुड बी फाउंड ऑन पीआईएल, ठीक है। आप एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख सकते हैं, इन्वायरो लीगल एक्शन का केस देख सकते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आया जिसमें कि लोगों को एक पावर मिली कि वो जो है अगर थोड़ा भी इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट मैटर से तो वो उससे रिलेटेड केस डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और बिना अफेक्ट हुए वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉपर एक वो नहीं रखा गया पीआईएल में कि ये प्रॉपर प्रोसीजर होगा केस फाइल करने का। सिर्फ एक लेटर को भी केस के लिए एप्लीकेशन माना जा सकता है और उसके थ्रू भी जो है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है उस केस का, ठीक है। तो ये एक जुडिशियल प्रोसेस में टेक्निकल चेंज भी आया, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। कि ये क्या कहते हैं उसको लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स किया, प्लस जो प्रोसीजर था केस को फाइल करने का उसको रिलैक्स किया। तो एक जुडिशियल प्रोसेस की टेक्निकलिटीज़ में चेंज कर सोशल ऑर्डरिंग को लाने की पूरी कोशिश की गई, ठीक है। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आप अगर देखें उस केस को तो उसमें आपको मिलेगा कि जो भी प्रिजनर्स थे, जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, उनके वो अंडर ट्रायल पीरियड में ही वो अपनी मैक्सिमम पनिशमेंट जिस ऑफेंस के लिए उनको चार्ज किया गया था उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट को वो काट चुके थे और उससे ज़्यादा समय से जेल में थे। तो इसमें एक पीआईएल पड़ी, ठीक है। और उस पीआईएल में लगभग 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया। तो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आप इससे खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हेल्पफुल ये रहा है सोसाइटी के लिए, ठीक है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव मूव आया जिसमें कि जो पीआईएल को या जो भी पिटीशंस को फाइल करने की जो टेक्निकलिटीज़ थी उसे पीआईएल में रिलैक्स किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी ये जुडिशियल प्रोसेस में हेल्पफुल रही। जुडिशियल प्रोसेस में कि ने सोशल ऑर्डरिंग के लिए काम किया। इसके अलावा अगर हम कोड ऑफ एथिक्स फॉर जजेस देखें तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ नेमोडेट ऐसे जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉज हुआ। इसमें मतलब कि नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज, मतलब कि अगर कोई जज किसी केस के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है तो उस केस का ट्रायल वो खुद नहीं करेगा एज अ जज। उसके अलावा फेयर जस्टिया राउट सेलेमोडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब कि लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवेंस फॉल्स, की मतलब कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दोनों साइड्स को सुनना चाहिए, सिर्फ एक साइड को सुनकर कोर्ट को डिसीजन नहीं देना चाहिए। सेलस पॉपुली सुप्रीमा एक्सेस्टो, इसका मतलब ये हुआ कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ, लोगों का कल्याण होना चाहिए, लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वर रिलेटेड टू द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। टेक्निकलिटीज़ ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। अगर हम बात करें इसमें कि क्या सुधार किए जा सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कह सकते हैं कोर्ट फीस को कम किया जा सकता है, ठीक है। एडवोकेट फ़ीस को डिसाइड किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम और टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं उनको और भी जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसमें कई सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे प्रिजम्पशन को लेकर हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को कोर्ट को एक प्रिज्यूम करने की पावर दी गई है, तो उस प्रिजम्पशन को लेकर कहीं ना कहीं से कोर्ट एक चीज़ को लेकर इंक्लाइंड हो सकता है, तो वो चीज़ कम की जानी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के इशू पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। दीज आर द बेसिक टेक्निकलिटीज़। जब भी हम टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे जुडिशियल प्रोसेस की तो ये चीज़ें आएंगी। इन सब चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है जुडिशियल प्रोसेस को लेकर। एज अ कंक्लूजन आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो
Today we have discussed the whole process, which comes under the category of judicial process, and we also have discussed the social ordering through the process of through the judicial process. In the next class, we will discuss in the next class we will discuss the next topic. यूनिट 1 आपका आज इस लेक्चर के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए यूनिट को नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।